क्यों बोला? कितना फर्क है, कितना फर्क है, कितना फर्क है, बड़ा अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और आज हमारा फर्स्ट सेशन है रिगार्डिंग आवर ट्रेनिंग विच इज गोइंग टू स्टार्ट। तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए, बल्कि मैं 5 मिनट्स में वेट कर लेता हूँ ताकि जो लोग अगर किसी और को ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन कर ले, फिर हम स्टार्ट करें। ठीक। कैमरा कैमरा बंद ही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सैयद नुमान हुसैन। आई हैव over 8 year experience of SAP and overall 15-year experience in professionally. So I have concluded over 9 projects or 7 projects. Some of the projects are rollout or conversion, but for the greenfield, I have concluded 7 projects, which is belong to different domains like telecom, pharma, textile, cement. So you guys, most of them might be professionals and working in any other companies. So let's start the session. Firstly,
मुझे कोई बताएगा कि ईआरपी क्या है? कोई मुझे बताएगा ईआरपी क्या है? ईआरपी के मीनिंग्स क्या हैं? एनीवन जो मुझे बता पाए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, पहले अपना इंट्रोडक्शन फिर बताइए। सर मैं अब्दुल वासे फ्रॉम सिंध मुतारबा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आई एम माशाल्लाह वर्किंग बीइंग अ सीनियर मैनेजर फाइनेंस। माशाल्लाह। सर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, ईआरपी। सर यानी कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम सारी अपनी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, स्टॉक, इन्वेंट्री, फलाना, वो सारा हम ऑटोमाइज कर सकें सिस्टम के थ्रू, उसको रिकॉर्ड कर सकें, एनालाइज कर सकें। उससे एक पूरा सॉफ्टवेयर है। बहुत से मॉड्यूल्स हो सकते हैं इसमें। एमआईएस मॉड्यूल्स हो सकते हैं, जनरल लेजर मॉड्यूल्स हो सकते हैं, फाइनेंस मॉड्यूल्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो मेरी नॉलेज के हिसाब से ये पूरा ईआरपी कहलाता है। अब आगे इसके सर आप गाइड करेंगे ईआरपी। ईआरपी तो हम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो भाई आपका नाम है, सॉरी मैं सर अब्दुल वासे। अब्दुल वासिफ। अब्दुल वासिफ साहब, अब्दुल। थैंक यू सो मच। अब्दुल वासिफ, फर्स्टली बिल्कुल आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, और सेकंड में थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा जी सर। कि हम जब पुराने वक्तों की बात करें तो लोग रजिस्टर के ऊपर, पहले वो होता था ना कि एक खर्चे की किताब आती थी एक, अगर आप कभी कोई किसी को याद हो, तो वो उसमें रजिस्टर होता था, कॉलम्स बने हुए होते थे, जिसके अंदर डेबिट क्रेडिट इस तरीके की चीजें आती थी। और अगर गलती से उस कागजात में आग लग गई तो तमाम काम धर्म भरम हो जाता था। जी सर बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इस चीज को सोचते हुए दुनिया में आया है भाई ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या सबको आवाज फ्लो आ रही है? नहीं भाई, वीडियो का क्या करना है सलीम साहब? भाई क्या हो गया यार? कैमरा ऑन करके क्या करना है? मैं पढ़ना है या? अच्छा, खैर, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक प्रेजेंटेशन मैंने कुछ तैयार की है, तो हम उसको शेयर करते हैं, उसको दिखाते हैं, और जिसको जो भी क्यूरी है वो वॉइस पे करे बनिस्बत चैट के ऊपर, फिर वो मिस हो जाती है हमारे से। ठीक है। अब ईआरपी के अंदर क्या होता है कि ईआरपी बिजनेस मैनेजमेंट का वो सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, कंपनी के, कि वो इंटीग्रेट हो जाएं, कि वो एसोसिएट हो जाएं एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर। इससे होता क्या है कि आपकी रिपोर्टिंग, आपकी मैनेजमेंट, आपकी डिसीजन मेकिंग, ये एक आसान और बेहतर से बेहतरीन हो जाती है। कैसे हो जाती है? कि अगर डेटाबेस अलग है तो मुझे एज अ फाइनेंस पर्सन मुझे नहीं पता कि प्रोडक्शन में क्या कॉस्ट चल रही है, एमआरपी क्या है किसी भी प्रोडक्ट की। क्यों? क्योंकि डेटाबेस सेम नहीं है। अब अगर मैं डेटाबेस सेम होता है और उसी डेटा के बेस के ऊपर तमाम एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, इसमें फाइनेंस हो, काइंडली माइक म्यूट करें प्लीज। अब इससे होता क्या है? एक पर्सन ने कंपनी के एक पीआर रेज की, परचेज रिक्वेस्ट रेज की। अब वो परचेज रिक्वेस्ट पहले गई होगी उसके अपने मैनेजर को, देन गई होगी अवेलेबिलिटी चेक के लिए स्टोर्स में। अगर स्टोर्स में नहीं हुई होगी तो फिर
अगर स्टोर में वो पर्टिकुलर चीज अवेलेबल नहीं है तो प्रोक्योरमेंट में, देन प्रोक्योर हुई होगी वो चीज, प्रोक्योर होगी तो उसका इम्पैक्ट वेंडर की इनवाइस की मद में वेंडर के अकाउंट में आएगा जो फाइनेंस देख रहा होगा, और फाइनेंस से वो पेमेंट आउट हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में मेरा स्टोर भी अवेलेबल इन्वॉल्व है, मेरा फाइनेंस भी इन्वॉल्व है, मेरा प्रोक्योरमेंट भी इन्वॉल्व है, और जो बंदा जिसने रिक्विजिशन जनरेट की थी वो था प्रोडक्शन का। क्लियर बात? अब ईआरपी के आने से ये तमाम चीजें इंटीग्रेट हो गई हैं। अब हम पाकिस्तान की बात करें तो बहुत पीछे जा रहे होंगे, पर मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करूं तो डिजिटलाइज कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, आप रिलीज स्ट्रेटजी के थ्रू, आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू अप्रूवल्स हो रही हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू अप्रूवल्स हो रही हैं, जिससे आपके सिस्टम को फायदा भी हो रहा है और उसके साथ साथ आपके बिजनेस प्रोसेसेस बेहतर हो रहे हैं। बेसिकली इन शॉर्ट, एआरपी आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने में, डेवलप करने में एक पिलर की हैसियत रखता है। अभी जैसे मैंने आपसे मिसाल दे रहा था कि ईआरपी इज द इंटीग्रेशन ऑफ कोर बिजनेस प्रोसेस इन रियल टाइम। अब कोर बिजनेस प्रोसेस क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग है, परचेजिंग है, सेल्स है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इन तमाम चीजों को इंटीग्रेट करता है आपका एक ईआरपी। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने डिफरेंट ईआरपी पे काम किया होगा या कर रहे होंगे, और माइट भी एसएपी के ऊपर भी लोग काम कर रहे हो, क्योंकि ये कोर्स जो हम कर रहे हैं वो हर उस इंडिविजुअल के लिए है जो एसएपी की फील्ड में अपने आप को, अपनी स्किल्स को इनहेंस करना चाहता है। आप में से कौन है जो डिफरेंट एसएपी या उसके किसी और बड़े सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, लाइक ओरेकल और आपका माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स? एनीवन? सर एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट बस जी जी। भाई, आप लोग कैंडिला ईआरपी यूज करें, क्विक बुक यूज करें, मगर काइंडली वॉइस पे बात करें। मैंने स्टार्ट के सेशन में ये बात बोली थी, वॉइस करें बनिस्बत चैट। चैट में नहीं पढ़ रहा होता। जी वैसे सर मैं पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पहले एक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक्स में था, तो सर वहाँ तो मैंने माशाल्लाह ओरेकल यूज़ किया था। वर्जन तो मुझे याद नहीं है सर। अभी मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो एक हमारा सॉफ्टवेयर है, शायद इसके बैक पे वी भी है मेरे ख्याल से, तो एलमेनेक उसका नाम है। तो सर ये एक हमारा ईआरपी है एलमेनेक के नाम से, वो माशाल्लाह मतलब आपने टेस्ट किया हुआ है, टेस्ट बड्स आपके क्लियर है इसके ऊपर? सॉरी ऐसे ही सर, ना? आपकी आवाज़ कट गई। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपने ईआरपी का टेस्ट किया हुआ है, जी आपके सर, टेस्ट बिल्कुल। जो है वो बिल्कुल क्लियर सर। ईआरपी के बिल्कुल ऊपर। सर, माशाल्लाह मैंने किया हुआ है, जो इससे पहले इंस्टीट्यूशन में था अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी किया, यहाँ भी किया। तो सब कुछ ठीक है, इंटीग्रेट, हाँ सब कुछ इंटीग्रेटेड है, हमारा फाइनेंस बेहतरीन हो गया मॉड्यूल्स हैं भाई, हमारे। बेहतरीन बेहतरीन है जी भाई, सर। बेहतरीन है। एनीवन अदर देन अब्दुल वासिफ साहब? अस्सलामुअलैकुम। इमरान साहब? कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताएं। बेसिकली आई थिंक ईआरपी प्रॉपर्ली यूज तो नहीं किया, लेकिन मैंने इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करे हैं, जैसे FRSH था हमारा, पोर्ट सदादर मुर्शिद के एक सॉफ्टवेयर था जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इंस्टॉल हुआ होता था। तो उसमें सारी बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस और ये सारे इंटीग्रेट होते थे। कोई भी ट्रांजैक्शंस होती थी वो सारी रिफ्लेक्ट करती थी एक दूसरे के लिए। तो उस पे काम किया हुआ है सर। और बाजिल पे काम किया सर। बाजिल के अंदर भी फंड मैनेजमेंट के अंदर फंड साइड पे जो भी प्लानिंग चलती थी, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती थी, वो सारी रिफ्लेक्ट करती थी, इंटीग्रेट होती थी फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ और सेल डिपार्टमेंट के साथ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ। तो उसके ऊपर वर्क किया।
मतलब आपने भी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के ऊपर काम किया हुआ है। जी। ठीक है बस, अब आगे चलो। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री लेके जाता हूँ एसएपी की, क्योंकि डायरेक्ट एसएपी पे आना, पर उससे पहले एसएपी का हिस्ट्री हमें बताना चाहिए कि एसएपी की हिस्ट्री क्या है। अप्रैल 1971 5 आईबीएम के एक्स आईबीएम एम्प्लॉय जिन्होंने इस एसएपी की बुनियाद रखी थी जर्मनी में। ठीक है, एसएपी इस करंट में 1971 टिल 2024 की मैं बात करूं तो वॉल्ड्रॉफ जर्मनी, जो जर्मनी की एक सिटी है वॉल्ड्रॉफ, जहां पर हेडक्वार्टर है हमारे एसएपी का, इस वक्त 78% इनवॉइसेस वर्ल्ड वाइड एसएपी से प्रिंट हो रही हैं। जो बड़े बड़े हमारे फेमस ब्रांड्स हैं, लाइक गूगल की क्यों ना हो, आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, आप कोका कोला देखेंगे, आप amazon देखेंगे, आप पेप्सी क्यों ना देखें, और इसके अलावा बहुत बड़े जो कोक है। अब मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में एंग्रो है, आपके पास ओजीडीसीएल है, फिरोज 188 है, शान है, नेशनल फूड्स है, भाई कौन कौन से आपसे नाम, टपाल है, लिप्टन है, ईबीएम है। ये तमाम वो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान की बैकबोन है, और ये तमाम कंपनीज इस वक्त एसएपी को अपना अपना ब्रेड एंड बटर बनाया हुआ है कि एसएपी को यूज करते हुए अपने कंपनीज में अपने इदारे को मुनाफा बख्श बना रहे हैं। अच्छा जी, अब हम जाते हैं एसएपी के आर्किटेक्चर के ऊपर। एसएपी में 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर होता है। 2 टियर अब होने लगा, 3 टियर होता है जिसमें क्लाइंट का सर्वर, क्लाइंट का इन्वायरमेंट को देखते हुए कंसल्टेंट जो हैं वो अपने रोज बना रहे होते हैं। अब देखिए एसएपी के जो, जब मैं आगे आपको बताऊंगा डिफरेंट मॉड्यूल्स, तो उसके भी अलग अलग कंसल्टेंट्स होते हैं। ठीक है, 3 टियर के अंदर आपका जीयूआई, जो सॉफ्टवेयर जो भी आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह, एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर, तो जाहिर सी बात है सिंगल डाटा रिपोजिटरी होती है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। और ग्राफिकल इंटरफेस जो जीयूआई कहला रहा होता है एसएपी के अंदर, वो आप लोगों को कमिंग वीक तक मिल जाएगा, जिससे आप लोग फिर प्रैक्टिस किया करेंगे अपने। ठीक, उसके बाद मैं अगर आऊं तो इस वक्त डिफरेंट ईआरपीस मार्केट में हैं, जिसमें एसएपी भी है, ओरेकल भी है, पीपलसॉफ्ट भी ओरेकल का ही है, जेडी एडवर्ड हो, सेज हो, डायनामिक्स हो, आयरिस हो, एंड सो ऑन। अब एसएपी जब लॉन्च हुआ था तो उस को अगर मैं हिस्ट्री में बताऊं तो पहले R1 होता था, फिर R2, R3, इसी तरह करते 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 ईसीसी आया, फिर 2015 के अंदर एसएपी S4 हाना आया। ठीक है, एसएपी S4 हाना चल ही रहा है, तो अब राइज विद एसएपी आ चुका है। ठीक है, एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम आ चुका है। दिस और 2027 तक ईसीसी जो एसएपी सर्वर है वो उसकी सपोर्ट खत्म कर देगा। उसके बाद सबको एस4 हाना के साथ अपना बिजनेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। अच्छा जी, जब भी मैं ईआरपी बना रहा होता हूं तो मैं कुछ चीजें देखता हूं। एसएपी में
अगर मैं किसी कंपनी में इम्प्लीमेंट करने गया हूँ एसएपी, तो मैं ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर दूंगा, उसके पैसे पहले कुछ फेजेस होंगे मेरी इम्प्लीमेंटेशन के। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, प्लीज अगर आप अपनी थोड़ी सी वॉल्यूम और बढ़ा लें। और दोस्त मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, तो आपकी आवाज थोड़ी बाकायदा सी। अच्छा। बाकायदा गूंज रही है आवाज में अच्छा अच्छा, सही है सर, सही, कंटिन्यू कर। वरना मैं जब पहला मैसेज आया था, जब से मैं थोड़ा लाउड ही बोल रहा हूँ, क्योंकि माइट भी क्योंकि या मेरी तरफ से हो तो मैं खुद चेक भी करवा लूंगा सिस्टम को अभी। अच्छा जी। आगे। जब हम किसी कंपनी में अपना सिस्टम को इंप्लीमेंट करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा शुरू होता है एक्सप्लोर फेज। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्ड स्टडी, स्कोप, प्लेटफॉर्म फाइनलाइजेशन। अब इस फेज के अंदर मैं अपने फाइनेंस यूजर से, सेल्स वाले अपने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेल्स से, दोनों अलग, प्रोक्योरमेंट वाले मटेरियल मैनेजमेंट के यूजर, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन के यूजर से बैठ के उनका बिजनेस समझते हैं कि वो अपने बिजनेस में क्या क्या चीजें कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। वो सब सुनने के बाद हम इनकी रिक्वायरमेंट को लॉक कराते हैं। उस रिक्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने के बाद, रिक्वायरमेंट को लॉक कराने के बाद एक डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं, जिससे कहते हैं बीपीडी, बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट। बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट किसी भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एज अ फॉर द कंसल्टेंट बाइबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरे भी साइन होते हैं, कस्टमर की भी साइन होते हैं अग्री होके, और दोनों कंपनीज के सी लेवल की भी साइन होते हैं, ताकि ना मैं ना ही कस्टमर अपने दी हुई कमिटमेंट से बैक स्टेप करे। उसके बाद ये इसको फाइनल होने के बाद, फाइनलाइजेशन होने के बाद, सिस्टम को हम डिजाइन करते हैं। सिस्टम को डिजाइन करने के बाद मैं उस सिस्टम में चार्ट ऑफ अकाउंट नया बनवा देता हूँ, एसेट्स, बैंक, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, कस्टमर मास्टर, वेंडर मास्टर, इनके बैलेंसेस, इन सब को मैं अपलोड करता हूँ। और इस पर्टिकुलर सिस्टम को मैं लाइव कर देता हूँ। किस वक्त? जब मैं ये सारी डॉक्यूमेंटेशन को मैं फाइनल कर लूँ, उसको इम्प्लीमेंट कर दूं एसएपी के ऊपर, और यूजर की टेस्टिंग करवा दूं, जिसको कहते हैं यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो जाए। उसके बाद गो लाइव फेज के ऊपर आते हैं, और गो लाइव के बाद वो पर्टिकुलर कंपनी एसएपी को यूज करना शुरू कर देती है फॉर द डेली ट्रांजेक्शन। एसएपी के कुछ पर्टिकुलर मॉड्यूल्स हैं। अगर एसएपी एमएम आ रहा है, तो इसका मतलब है एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट, जो डायरेक्टली डील कर रहा होता है बाय को, खरीदने को, परचेस को, ठीक है। उसके बाद आता है पीपी। पीपी का काम है मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ये काम है आपका पीपी का। उसके बाद आता है एसडी। जब पीपी ने अपनी प्रोडक्शन कर दी, तो जाहिर सी बात है, अब सामान बेचना भी है, तो उस सामान को बेचेगा एसडी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये तीनों चीजें जो ऊपर हुई हैं, इन तीनों को ट्रैक करेगा आपका एफ आई एंड सीओ। एफ आई ट्रैक करेगा एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के परस्पेक्टिव से, सीओ ट्रैक करेगा इंटरनल और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के परस्पेक्टिव से।
उसके बाद आता है HCM, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, जो लोगों को हायर करते हैं, जो रिसोर्सेस को हायर करके उनकी पेरोल और सैलरी रन कर रहे होते हैं, ये इनकी काम है HCM का, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछे, देन फिर मैं आगे चलता हूँ। सर ये इनकी एब्रीवेशंस बता देंगे सर आप? MMPPSD। हाँ, ये सवाल आना चाहिए था, बिल्कुल सही बोला। PP का मतलब है प्रोडक्शन प्लानिंग, MM का मतलब है मटेरियल मैनेजमेंट, SD का मतलब है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, FI है फाइनेंशियल्स, और C है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बोले और या कॉस्टिंग, ये है इनके एब्रीविएशन के नाम। थैंक यू सर। किसी और का कोई सवाल, या हम आगे बढ़ सकते? सर आपने सर जो इनिशियल एक चीज बताई थी, जो जब आप किसी कंपनी के एनवायरनमेंट मालूम कर रहे होते हैं तो जो डॉक्यूमेंट साइन होता है आपने उसको क्या नाम दिया था, और उसका जरा सी डिटेल्स दे दें। अच्छा, मैंने दिया था बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट। उस बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट में उनका एजेस भी होता है जो वो कर रहे हैं, और टू बी भी होता है जो उनको अब SAP में रह के करना है। इसके अंदर सारे प्रोसेसेस होते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू मैंने पर्टिकुलर एंट्री करनी है। अस्सलामुअलैकुम सर। बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट, अस्सलामुअलैकुम सर। ठीक है, ये है जिसके अंदर सब प्रोसेस लिखा होता है, इम्प्लीमेंटेशन से लेकर गो लाइफ तक की सारी चीजें लिखी होती हैं। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, जो जो रिसोर्स सर्चिंग, रिसोर्स हायरिंग, जिनका इनका काम होता है। अच्छा जी, इसके बाद मजीद ग्रुप्स में बढ़ता है आपका ERP। मतलब SAP आपका मजीद ग्रुप में बढ़ता है लॉजिस्टिक्स, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। लॉजिस्टिक्स में सबसे पहले आता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिनका काम सेलिंग है, PGI है, पोस्ट गुड इशुएंस है, ये सारे काम है, डिलीवरी, ये सब काम है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है प्लांट मेंटेनेंस, जो स्पेयर की रिपेयरिंग, ठीक है, ये उनका काम है प्लांट मेंटेनेंस का, ये भी SAP का मॉड्यूल है। उसके बाद आता है मटेरियल मैनेजमेंट, इनका काम है प्रोक्योरमेंट, इनका काम है आपका वेंडर इनवाइसिंग, ये इनका काम है। इसके बाद है प्रोडक्शन प्लानिंग, जो प्रोडक्शन प्लानिंग बेसिकली रोल होता है जिसके ऊपर आप जो प्रोड्यूस करने जा रहे हो कोई पर्टिकुलर गुड, उसकी प्रोडक्ट, उस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई होती होगी रेसिपी, बॉम्ब बनता होगा, बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब इन चीजों के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्शन प्लानिंग का कंसल्टेंट उस प्रोडक्शन प्लानिंग के पर्सन से चीजें पूछता है और उस हिसाब से वो मैप कर देता है सिस्टम के अंदर। QM है क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन की बनाई हुई चीजों को की क्वालिटी चेक होती है क्वालिटी मैनेजमेंट से। उसके बाद आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपका सारा के सारा एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के ऊपर काम होता है, बैलेंस शीट, इनकम, बैलेंस शीट, इनकम, इनकम स्टेटमेंट, इनके ऊपर काम हो रहा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कंट्रोलिंग बेसिकली होती है कॉस्टिंग के लिए और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के लिए, जिसमें वेरिएंस एनालिसिस, प्रोडक्ट कॉस्टिंग,
ये सारी चीजें यूज हो रही होती है। उसके बाद आता है एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट के अंदर लीज अकाउंटिंग, एसएपी का एक नया नया मॉड्यूल है लीज अकाउंटिंग, IFRS 16 के ऊपर, उसके ऊपर पूरा मॉड्यूल ये स्टैंड कर रहा है। उसके बाद है ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट नाम है पूरा। तो ये ट्रेजरी का काम आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट्स, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, आपका LCs, लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है, ये तमाम काम है ट्रेजरी और रिस्क मैनेजमेंट में। इसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें पर्सनल मैनेजमेंट, बेनिफिट्स और पेरोल। पर्सनल मैनेजमेंट वही ह्यूमन कैपिटल, उसके बाद पेरोल, सैलरी, बेनिफिट्स, इन सबको जो देख रहा होता है वो होता है SCM कंसल्टेंट। अच्छा जी, लेट्स फोकस ऑन FI जो हम करने आ रहे हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जनरल लेजर, देन अकाउंट रिसीवेबल, देन अकाउंट्स पेबल, देन एसेट अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग, स्पेशल GL और लीगल कंसोलिडेशन। FIGL में FIGL के अंदर सबसे पहले आ रहा होता है जो जनरल लेजर हम कंपनी को बना के दे रहे होते हैं, उसको इस SAP सिस्टम में अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं और नए सिस्टम को स्टैंड करने की तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरे में आता है अकाउंट रिसीवेबल, FIAR। नॉर्मली AR जब इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है तो वो तो आता है SD से, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला PGI करता है, PGI डिलीवरी करता है, उसकी बेसिस के ऊपर आपकी इनवॉइस बन जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट की बात करूँ तो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर अकाउंट्स पेबल के थ्रू भी आ सकता है, बट हम यहाँ पर FI कर रहे हैं, तो FI में किस तरीके से अकाउंट्स पेबल की एंट्री। जी बोलिए। कुछ कह रहे हैं कोई? अकाउंट्स पेबल किस तरीके से रिकॉर्ड होगा ये हम बताएंगे। इसके बाद है एसेट अकाउंटिंग। एसेट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा। एसेट क्रिएट होता है, एक्वायर होता है। 50-60 आदमी को आराम से बिठा के देखा। यहाँ पर 25 बैठ जाएंगे, यहाँ पर 25 बैठ जाएंगे, 4 लाइनें बन जाएंगी। एसेट एक्वायर होता है, एसेट रिटायर होता है, डेप्रिसिएशन चलती है, ये सब आपका होता है FIAA में। उसके बाद आता है स्पेशल पर्पस लेजर। तो स्पेशल पर्पस लेजर में क्या होता है कि जैसे SAP के अंदर आप देखेंगे डाउन पेमेंट को, एडवांसेस को, ये सब स्पेशल पर्पस लेजर के थ्रू लेके जा रहे होते हैं, स्पेशल GL के थ्रू लेके जा रहे होते हैं, जिसमें स्पेशल GL के इंडिकेटर्स आपका फाइनेंशियल इम्पैक्ट रिपोर्ट्स के ऊपर दिखा रहे होते हैं एट अ ग्लांस। उसके बाद आता है लीगल कंसोलिडेशन। लीगल कंसोलिडेशन में क्या होता है कि अगर मेरे पास ग्रुप रिपोर्टिंग SAP का एक फीचर है, एक्टिव है, तो मैं दो अलग अलग कंपनियों की रिपोर्ट को मैं मर्ज करके मैं लीगल कंसोलिडेशन के थ्रू काम कर सकता हूँ।
ठीक है, इसके बाद होता है बैंक अकाउंटिंग। बैंक अकाउंटिंग में आपके बैंक में कितने पैसे आए, कितने गए, कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है, ये सारी डिटेल्स आपके पास आ रही होती हैं। टू मिनट्स म्यूज दीजिएगा जरा। जी, इसके बाद मेरे पास है गोल ऑफ एफआई। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो डिजाइन होती है वो होता है कि ट्रांजैक्शनल डेटा को हम पुट करें और उस ट्रांजैक्शनल डेटा के थ्रू मैं डिफरेंट रिपोर्ट्स और पोर्टफोलियो को मैं चेक कर सकूं। उसके साथ साथ मेरी जो रिपोर्टिंग है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग जो है, जिसमें मेरे एफएस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इन चीजों को मैं अपने डायरेक्टर और अपने शेयर होल्डर्स को और अपनी जो लीगल रेगुलेटरी है उसको मीट करने के लिए मुझे एफआई के थ्रू मैं प्रिपेयर करता हूं एक्सटर्नल रिपोर्ट्स। और एफआई का गोल भी यही है और एफआई का मकसद भी यही है, टू अचीव द एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। अब मैं थोड़ा सा और स्ट्रक्चर बताना चाहता हूं आपको एसएपी का, कि यहाँ से किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछना, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। किसी को कोई सवाल है? मैं बार बार इसलिए पूछ रहा क्लियर हूँ है कि सर। सॉरी। क्लियर है सर। क्लियर है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी जी मैडम। सर, मेरा जस्ट क्वेश्चन ये था कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो सर ये सैप में सर हम सारी चीज़ों को, सारे मॉड्यूल्स को करेंगे या जस्ट हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो मॉड्यूल्स हैं उन्हीं को ही परफॉर्म कर रहे होंगे? मैडम मैं एफआई को ही करेंगे, क्योंकि देखिए क्योंकि एसएपी में अलग अलग कंसल्टेंट होते हैं, अलग अलग डोमेन होते हैं। मैं एज एफआई कंसल्टेंट मैं एससीएम में नहीं जा सकता। ठीक है सर। तो मैं हम इंशाल्लाह पढ़े होंगे एफआई को।
सर ये सारी इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर नॉलेज के लिए आप ये सारी चीजें हमें बता रहे हैं, HRM के बारे में, बाकी चीजों के बारे में? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपको पता नहीं होगा, जब मैं ड्यूरिंग द सेशन बात कर रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक हो कि ये क्या है और ये क्या नहीं। और सर मटेरियल मैनेजमेंट और परचेज रिक्विजिशन वगैरह जो हमने भी लास्ट क्लासेस ली थी थ्योरी की, तो उसमें भी ये चीजें हमें बताई थी सर ने, और एंट्रीज भी बताई थी, तो वो सारी चीजें भी हम करेंगे, परचेज रिक्विजिशन वगैरह? परचेज रिक्विजिशन अगर हम करेंगे नहीं, बट सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैं कह रहा हूँ परचेज रिक्विजिशन हम करेंगे नहीं, पर क्योंकि ये काम मटेरियल मैनेजमेंट से बिलोंग कर रहा होता है। बट हम इसको देखेंगे कि सिस्टम में कोई परचेज रिक्विजिशन ओपन करके कि परचेज रिक्विजिशन किस तरीके से ओपन हुई भी है, और उस बेसिस के ऊपर मेरे पास परचेज रिक्विजिशन के बेसिस के ऊपर मेरे पास कौन से परचेज ऑर्डर खड़े हुए हैं और परचेज ऑर्डर के साथ कौन सी मेरी इनवॉइसिंग है। ये मेरा काम है। जस्ट फॉर सर हम नॉलेज के लिए उसको देखेंगे? जी सर हम सिर्फ नॉलेज के लिए उसको देखेंगे? जी जी। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम भाई, सर मुझे ये पूछना था कि एफआई का तो आप पूरा हमें बता देंगे, इंटीग्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें। सीओ के हवाले से वो आप नहीं बताएंगे हमें, लाइक कॉस्टिंग के अंदर जो चीज़ें इंटीग्रेशन वगैरह? बताऊंगा कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर। अब जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, जो आपका, ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड होती है दोस्त। ये पीपी के साथ मिलके चलता है सीओ। तो सर ये मटेरियल लेजर, एमएल वगैरह, ये सेटलमेंट्स वगैरह, ये हाँ, सारी एमएल चीज़ें? वाला सब 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 ये चीज नहीं है पार्ट। ओके सर। इसलिए मैं बता रही, एमएल हो, ये सब इंटीग्रेट होती है ना। जब सारा प्रोक्योरमेंट सारा तो मटेरियल उसी पे मटेरियल आपका रिवैल्यूएशन चल रही होती है एमएल की। किसी और को कोई सवाल है भाई? सर ये हम लोग जो स्वैप और हाना के सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं सर, ये अभी इसमें वर्जन्स भी होते हैं जिस तरह ओरेकल्स में होते हैं, तो इसके हम जो अभी पढ़ रहे हैं या लेटेस्ट वर्जन्स हैं ये, जब आप इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकल उसमें ले जाएंगे सॉफ्टवेयर पे? पढ़ रहे हो हाना पे, पढ़ रहे हो, लेटेस्ट वर्जन ही है। ठीक है। और एस फोर हाना के बाद अब आ रहा है राइज विद एसएपी। उसमें कुछ है नहीं, बस वो क्लाउड पे है। ये यानी ऑन सर ये अभी ये ऑन लेटेस्ट ही है ना इसका प्रेमिसेस मतलब? है। ये हम जो पढ़ रहे हैं अभी ये लेटेस्ट ही है ना, जी करंट भाई, वर्जन? जी भाई। ओके। चलो, सर आगे ये बढ़ते हैं। सर एक सवाल और है सर, ये मैं जो आज इन्वॉल्व हुआ हूँ सर, ये मुझे बताइए कि डेमो क्लास है सर, क्या इसकी पीछे और क्लासेस हो चुकी हैं या ये सबके लिए ही डेमो क्लास है आज नहीं की? नहीं, ये बहुत सी डेमो क्लास है, इसलिए मैं डायरेक्ट ना सिस्टम के ऊपर गया हूँ, ना मैंने कुछ और बात की। मैं सिर्फ आपको बताने बैठा हूँ एससीपी क्या है, एससीपी एफआई क्या है, उसके रिलेटेड मॉड्यूल्स कौन से। वो आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप एससीपी की शूज में आए तो ऐसा ना हो कि चीजों को पता ना हो। अच्छा, मगर सर ये मुझे तो एडमिन से पता लगा था शायद इसकी एक क्लास हो चुकी है। नहीं यार, मैंने फर्स्ट, सबकी फर्स्ट क्लास, आप सबसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। सर ये किसी का मैसेज आया कि 3 क्लासेस हैव ऑलरेडी बीन डन? मैंने नहीं लिए एज एससीपी कंसल्टेंट। एससीपी की क्लासेस, ये क्लास ही पहली है भाई। एससीपी की क्लास किसी ने नहीं ली है। और अब वो कह रहे हैं तो पता नहीं कहाँ लिया उन्होंने, मगर तो सर किस चीज़ की 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं? क्योंकि पूरा तो कोर्स ये सैप वाला ही है ना? कॉर्पोरेट क्लास हुई थी कोई। मैंने नहीं ली, मैं नुमान नाम है मेरा। आप, मैंने तो नहीं ली। अच्छा, वो कह रहे हैं सैप की पहली और थियोरेटिकल 3 क्लासेस हो चुकी हैं। सैप के पहले है और वैसे थ्योरेटिकल अच्छा। सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा ऑर्ग स्ट्रक्चर एसएपी का, ठीक है, जिसमें क्लाइंट है, कंपनी है, कंपनी कोड है। अब सबसे पहला आता है कि क्लाइंट, कंपनी कोड और इनको समझना। तो सबसे मैं नीचे आता हूं और क्लाइंट को मैं समझता हूं कि क्लाइंट क्या है। क्लाइंट जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ ईआरपी सिस्टम है। जैसे ही मैं सिस्टम को लॉगिन करने जाऊंगा, सबसे पहले वो मुझसे पूछेगा कि क्लाइंट कौन सा है। मैंडेटरी थिंग है एसएपी को लॉग ऑन करने के लिए क्लाइंट। बहुत सी चीजें, जैसे एक्सचेंज रेट की मिसाल दी, वो क्लाइंट लेवल के ऊपर क्रिएट हो रही होती हैं, और कुछ चीजें कंपनी कोड लेवल के ऊपर क्रिएट हो रही होती हैं। जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास तीन किस्म के क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, एक डेवलपमेंट, एक क्वालिटी और एक प्रोडक्शन। डेवलपमेंट सिस्टम के ऊपर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने भी बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट में एंटर की थी और उसको लॉक कराई थी विद यूजर। उसके बाद मैं जाकर उस बीपीडी की हेल्प से मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा डेव के ऊपर। डेव मतलब डेवलपमेंट क्लाइंट के ऊपर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसकी यूनिट टेस्टिंग, उसकी सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग करूंगा। देन मैं उसको लेकर जाऊंगा क्वालिटी के ऊपर, क्यूएएस के ऊपर। क्यूएएस के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर मेरा कस्टमर जो है वो यूएटीज करेगा, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेगा, हमें ओके बोलेगा। जब वो ओके हो जाएगा तो हम फिर डिप्लॉय फेज पर जाकर सारा डेटा पीआरडी में मूव कर देंगे और प्रोजेक्ट को लाइव कर देंगे। अच्छा जी, अब आता है कि व्हाट इज मीन बाय कंपनी कोड। अब कंपनी कोड जो है वो यूज होता है, जैसे मैंने बताया, फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। कंपनी कोड क्या है? एक सिंगल लीगल एंटिटी। हर सिंगल लीगल एंटिटी मेरे लिए कंपनी कोड है, ठीक है। अब जितने भी फाइनेंशियल्स क्रिएट हो रहे होते हैं एसएपी के अंदर, वो हो रहे होते हैं कंपनी कोड लेवल के ऊपर। अब होता क्या है कि अगर मैंने पीएनएल को क्रिएट किया और पीएनएल और बैलेंस शीट को क्रिएट कर लिया कंपनी कोड लेवल के ऊपर, तो मेरा काम एफआई से फुलफिल हो गया, क्योंकि एफआई का काम ही एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है और पीएनएल और बैलेंस शीट यूज होती है फॉर एक्सटर्नल पर्पस। अच्छा, क्लाइंट और कंपनी कोड में कोई इशू है या आगे बढ़ते हैं? अब ये आ रहे हैं अदर आपके ऑर्ग स्ट्रक्चर, जिसमें बिजनेस एरिया भी है, प्रॉफिट सेंटर भी है, सेगमेंट भी है और फंक्शनल एरिया भी है। अब मैं आपसे बात करूं कि बिजनेस एरिया क्या है, तो बिजनेस एरिया वो है कि जहां पर कंपनी का कोई बिजनेस यूनिट है, जहां से वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है, ठीक है। एक मिसाल कि मेरा एक ऑफिस कराची में है, आई चंडीगढ़ रोड पे है, और मेरा दूसरा ऑफिस शारा फैसल पे है, तीसरा क्लिफ्टन पे है, चौथा चौथा हैदराबाद में है। तो ये बिजनेस एरिया को मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। इट विल हेल्प टू जनरेट
and display the reports on standard। ठीक है, इसके बाद आता है प्रॉफिट सेंटर। हर वो डिपार्टमेंट जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो वो मेरे लिए प्रॉफिट सेंटर है। मतलब मेरे कंपनी है, दो मेरे प्रॉफिट सेंटर है, एक है मेरा सेल, एक है मेरा सपोर्ट। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सेल करने वाला सेल कर रहा है, सपोर्ट करने वाला सपोर्ट दे रहा है। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कंप्यूटर और लैपटॉप, लैपटॉप का डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर का डिपार्टमेंट है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। अच्छा सर, ये प्रॉफिट सेंटर्स के अंदर आपकी सब्सिडरीज तो नहीं इन्वॉल्व होती? नहीं, ठीक है सर। अब आप इसका जवाब भी आप देना भैया। आपका नाम? इमरान भाई। मेरा नाम इमरान सलीम जी। इमरान भाई, आप इसका जवाब दीजिएगा। आपकी जो सब्सिडरीज होती हैं वो लीगल एंटिटी होती हैं? जी बिल्कुल, जब वो सेपरेट लीगल लीगल एंटिटी होती है एंटिटी जी। है जब वो लीगल एंटिटी है तो वो कंपनी कोड है। सही, सही है बॉस? बिल्कुल सही है। सब वो इन दी एंड जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं मर्ज होके, तो उसमें प्रॉफिट सबके रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। तो वो चीज मेरे ध्यान में आ रही थी। चलें, सही है सर, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। आपकी इस चीज को भी मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मसला हो। इसके बाद आता है सेगमेंट। IFRS 8 आप सबको पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिएगा। अब IFRS 8 कहता है सेगमेंट रिपोर्टिंग को। अब मेरे कंपनीज में डिफरेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हो सकते हैं। अब वो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स मेरे किस बेसिस पे हो सकते हैं? जैसे आपका मैं बात करूं, एनर्जी का एक सेगमेंट बना दिया, एक सेगमेंट बना दिया मैंने लाइव स्टॉक का। ठीक है, इस तरीके से मैं डिफरेंट सेगमेंट को बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ ऐसे भी मैं। क्लियर है? इसके बाद आता है फंक्शनल एरिया। अब फंक्शनल एरिया को जो है वो यूज होता है फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। ये भी, अब फंक्शनल एरिया में आपके पास डिपार्टमेंट होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, या 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 बहुत से तीन चार बंदों को मिला के एक ग्रुप बन गया, उसको फंक्शनल एरिया कह सकते हैं। मिसाल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फंक्शनल एरिया है। जो वो लोग वहां बैठे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएंगे। समझ रहे हो? ये सारी चीजें हो रही होती हैं आपके फंक्शनल एरिया में। इसके बाद SAP के अंदर हम बनाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। अब चार्ट ऑफ अकाउंट में मेरे पास लिस्टिंग होती है। चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में कोई जानता है कुछ? देखा है कंपनी की चार्ट ऑफ अकाउंट? कोई बताएगा? जी सर, इमरान और अब्दुल बिल्कुल। वासे के अलावा, क्योंकि सिर्फ दो लोगों की पार्टिसिपेशन से काम होगा नहीं। काइंडली वॉइस पे बोलें, मैं
शायद 7वीं मरतबा बोल रहा हूँ। काइंडली वॉइस पे बोले ताकि चार्ट ऑफ अकाउंट आपका बेसिकली क्या है, लिस्ट ऑफ जीएल अकाउंट। जो आपकी लिस्ट है जीएल अकाउंट की, वो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है। आप एसएपी के अंदर 10 डिजिट से ज्यादा जीएल अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। ज्यादातर कंपनीज में 7 डिजिट और 8 डिजिट ही फॉलो हो रहा होता है। अब मैं डिफरेंट एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट में नॉर्मल मैं ग्रुप्स बनाता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट किसको बनाने से पहले मैं बनाता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट के ग्रुप्स। चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप्स कौन कौन से बन सकते हैं? जो नॉर्मल हमारे अकाउंटिंग की ग्रुपिंग है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। और कंपनी इसमें और मजीद ब्रेक करवा सकती है। एसेट को नॉन करंट में और करंट में करवा दिया, लायबिलिटी को भी इसी तरह करा दिया। ये सब चीजें डिपेंड कर रही होती हैं यूजर रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है। मेन 5 जो ग्रुप्स होते हैं एसएपी के अंदर, वो मुझे एसएपी क्या किसी भी अकाउंटिंग में वो यही होते हैं: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल प्लस रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट की। तो यहाँ पर बन जाएगी, आइए कोई भी ए बी सी कंपनी ले लें, XYZ कंपनी ले लें। तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन से चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप, चार्ट ऑफ अकाउंट की बन जाएगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगी। एक मिसाल है कि कंपनी का नाम है XYZ कंपनी, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं XYZ। इस तरह फायदा ये होता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट की को मैप करने का कंपनी कोड लेवल से, कि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो बेहतर हो जाती है, ताकि जहाँ पर न्यूमेरिक है वहाँ सिर्फ न्यूमेरिक रहे, जहाँ पर अल्फाबेटिकल है तो वहाँ पर अल्फाबेटिकल है। ठीक है। अब ये मैं चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप बनाता हूँ और मेरी आता है चेक मार्क। उसका मतलब है कि अगर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट बनाता हूँ उसके नीचे आता है चेक मार्क, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को एक्सटेंड कर रहा हूँ डिफरेंट कंपनी कोड्स के ऊपर। आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी कंपनी का फिजिकल ईयर और चार्ट ऑफ अकाउंट सेम है तो हम काम चला लेते हैं। ठीक है। अब एक चार्ट ऑफ अकाउंट एक कंपनी कोड यूज कर रही है, वही कंपनी कोड दूसरी चार्ट ऑफ अकाउंट भी, तीसरी कंपनी वही चार्ट ऑफ अकाउंट। तो वही उनका प्रोसेस, उनका जनरल प्रोसेस होगा, उसको देखते हुए चार्ट ऑफ अकाउंट को हम डिजाइन कर देंगे। सर ये क्वेश्चन है सर, ये जो ग्रुप्स हैं, एक कंपनी का ग्रुप है और कंसोलिडेटेड उसका जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं, अच्छा ये जितनी भी सब्सिडरीज या कंपनीज हैं ये डिफरेंट कोड्स इस्तेमाल करते हैं, सब कंपनीज अपना अपना एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट? हाँ, करते हैं। कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम नहीं होती होगी? नहीं, देखिए एसएपी में कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। होता क्या है, एक कंसोलिडेटेड चार्ट ऑफ अकाउंट का ग्रुप बनाया मैंने, और हर जीएल के ऊपर जब मैं जीएल क्रिएट करने के पर्टिकुलर कंपनी कोड का, तो वहां पर एक टैब के ऊपर मैंने कंसोलिडेटेड जीएल अकाउंट का मैंने कोड डाल दिया। जब मैं वो कोड डाल दूंगा, मैपिंग कर दूंगा, तो मैं
अपने तरीके से वो उस चार्ट ऑफ अकाउंट को कंसोलिडेटेड करके मैं निकाल सकता हूँ। हाउएवर एसएपी ने अब नया मॉड्यूल भी दे दिया इस चीज के लिए, जिसको कहते हैं एसएपी ग्रुप रिपोर्टिंग। सही सर। यहाँ पर कुछ रह गया तो मैं वो देख रहा था, कंट्रोलिंग एरिया। अब अब सवाल आता है कि यहाँ पर मैंने मिस किया है, कंट्रोलिंग एरिया क्या है? तो भाई कंट्रोलिंग एरिया इज द पार्ट ऑफ कॉस्टिंग, और कंपनी की जितनी कॉस्ट होती है वो चार्ज हो रही होती है इस पर्टिकुलर कंट्रोलिंग एरिया के अंदर। क्लियर हो रही है बात? मैनेजर लेवल के ऊपर जो भी चीजें होंगी कॉस्टिंग की, वो कंट्रोलिंग एरिया के थ्रू राउट होगी। ठीक है। सर अब कंट्रोलिंग वाली बात समझ में नहीं आई है। इसकी कंट्रोलिंग वाली बात समझ में नहीं आई सर। क्या समझ में नहीं आई? यस सर, आवाज नहीं आ रही है। मेरी क्या समझ में नहीं आई बात? मैं ही पूछा था भैया। सर आपने जो कंट्रोलिंग एक्सप्लेन किया ना, वो बात समझ में नहीं आई कि मैनेजिंग लेवल पे किस तरह से इसको करना होगा। कंट्रोलिंग एरिया जो होता है वो यूज होता है कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पस के लिए, मतलब अच्छा। इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए। जब वो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए यूज हो रहा होता है, जो भी कॉस्ट होती है कंपनी की, वो पार्क हो रही होती है कंट्रोलिंग एरिया में जाके। अब वो चार्ज जो आती है कॉस्ट अकाउंट, जो कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग एरिया में जाके अगर कॉस्ट सारी, तो वो कॉस्ट कंट्रोलिंग एरिया के थ्रू मेरी मैनेजमेंट, मेरी इंटरनल मैनेजमेंट अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करती है। एक मिसाल है कि मैंने बजट रखा 5,000 का सालाना, और वो बजट एक्सीड कर रहा होगा, तो मुझे वेरिएंस शो कर रहा होगा। जब वेरिएंस शो कर रहा होगा, तो मेरे मेरे डिसीजन मेकर्स के लिए ये भी अलार्मिंग सिचुएशन आ जाएगी। क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही? कोई सवाल है? नेक्स्ट हम आगे चल रहे हैं। सर ये जो कंट्रोलिंग एरिया है इसके अंदर इंटरनल ऑडिट भी इंटरनल जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो भी इन्वॉल्व होता है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कंट्रोलिंग के कंपोनेंट्स क्या है। आपका प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, प्राइस वेरिएंसेस हैं, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, कोपा रिपोर्टिंग है, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस, ये सारी चीजें यूज हो रही होती हैं। मगर यह है थोड़ा टफ मॉड्यूल, क्योंकि ये सीओ वाला एसडी से भी इंटीग्रेट हो रहा होता है, एमएम से होता है, पीपी से होता है, एफआई से होता है, तमाम मॉड्यूल से इंटीग्रेट होता है सीओ जो होता है। सर इसको सीएफएस भी जो होते हैं इसको मॉनिटरिंग में होते हैं इसकी। हाँ? रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और जो भी सीएफए अच्छा, क्वालिफिकेशन। रिस्क रिस्क मैनेजमेंट के लिए, रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है पहले तो ये देखना पड़ेगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट में एलसी बीजी आती है तो वो अलग मॉड्यूल है।
अच्छा जी, ऐसे भी है। एफआई के अंदर जब चार्ट ऑफ अकाउंट मैं ओपन करने जा रहा होता हूँ तो मैं डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट के ग्रुप बनाता हूँ, उस ग्रुप के साथ में लगाता हूँ नंबर रेंज। नंबर रेंज लगाने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते वक्त मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने एक एसेट का ग्रुप बनाया, एक लाइबिलिटी का, एक कैपिटल का और एक रेवेन्यू का, एक एक्सपेंस का। तुमने कह दिया भाई 1 से जो स्टार्ट होगा वो एसेट्स का है, 2 से लाइबिलिटी है, 3 से कैपिटल है, 4 से रेवेन्यू है, 5 से बजट है। सही। अब इन ग्रुप बनाने के बाद इन ग्रुप्स के अंदर मैं नंबर रेंज लगाता हूँ कि 100 से लेके 199 तक जो भी जीएल ओपन होंगे वो एसेट्स के होंगे, 200 से 299 तक लाइबिलिटी के, 300 से 399 तक कैपिटल के, 400 से 499 तक एक्सपेंस और देन रेवेन्यू। ये डिफरेंट अकाउंट ग्रुप्स को डिफरेंट नंबर रेंज मिलती है ताकि ट्रायल बैलेंस के फेज के ऊपर वो अलहदा मुझे नजर आ जाए, ताकि मैं अगर कुछ रखना चाहूँ तो मैं कर लूँ। अब मैंने एक एसेट का जीएल क्रिएट किया, एसेट का जीएल क्रिएट करूंगा उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सर जी मैडम, सर स्क्रीन आपने शो नहीं की हुई। शेयर नहीं की हुई, सॉरी सॉरी, माय बैड। आप शो हो रही है, यस सर। माजरत चाहता हूँ। उसके बाद आता है अकाउंट नंबर के बाद नेम। जीएल अकाउंट का नाम क्या है, बिल्डिंग है, एक्सवाईजी एक्सपेंस है, क्या है। फिर आता है कंट्रोल फील्ड्स होती हैं, शॉर्ट टैक्स होते हैं, लॉन्ग टैक्स होते हैं, कंसोलिडेशन होती है। ये तमाम चीजें मेरे पास एक चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट कर रही होती हैं। इस चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट करते वक्त मुझे ये पता होना चाहिए कि चार्ट ऑफ अकाउंट डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट दो खुल जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग द पोस्टिंग। अच्छा जी, अब सवाल जवाब कुछ करना है तो कर लें और मुझे बता दें। सर आपने स्क्रीन ऑफ की है? यार कौन से हबीब साहब, कौन से बात कर रहे हैं आप, कौन से एब्रीविएशन की बात कर रहे हैं भाई? बिल्कुल होती है रिस्ट्रिक्शन। अगर आप सेम नंबर ओपन करेंगे तो वो आपको ओपन करने नहीं देगा, क्योंकि ओपन हुआ हुआ होगा ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बॉस। सर एक क्वेश्चन है। सर ये जो सैप है, हम ये मतलब परचेज करना पड़ता है लाइसेंस के थ्रू, या ये हम अपने सिस्टम्स में भी डाउनलोड कर सकते हैं इस ईआरपी को? नहीं भाई, करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर है, इसकी एक एक इम्प्लीमेंटेशन 80 और 90 करोड़ की होती है भाई। अच्छा।
तो सर फिर आप जब इसको यूज़ करवाएंगे तो हम इसको प्रैक्टिकल में कैसे उसको करेंगे सर? अच्छा, अब आप किसी फाइनेंस में अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके दिन भर के कोई ना कोई सिनेरियोज होते होंगे, जी सर बिल्कुल। और सिनेरियोज को लेके हल करें। नहीं सर, यानी कि मैं प्रैक्टिस कैसे कर पाऊंगा स्टेप मॉड्यूल पे, ये मैं पूछना नहीं, चाह रहा हूँ अपने आपको सिस्टम। आपको सिस्टम सिस्टम मिलेगा ना अभी। आज तो फर्स्ट क्लास है, हमारी जी जी। इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आगे आगे हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको मिलेगा इंशाल्लाह सिस्टम। ओके सर, थैंक यू। हाँ, किसी और का कोई सवाल है? किसी और का कोई सवाल है? मैडम, मैंने बताया ना कि 87% कंपनीज इस एसएपी यूज कर रही हैं ऑल ओवर पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एसएपी का इस वक्त बूम है भाई, बस कदर करने की कदर कर ले। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी अगर स्क्रीन दिखाऊं आपको एसएपी की। सर एक चीज़ और, सर ये बेनिफिशियल तो क्या है मकसद है उन लोगों के लिए होगा ना सर, जो फिर उस इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हो जहाँ पर सैप ऑपरेट करता हो, सैप फंक्शनल हो। नहीं, तो जैसे सर मैं अपने इंस्टीट्यूशन में कैसे वो करूँ, हमारा तो जैसे हमने किसी और वेंडर से परचेस किया हुआ है कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, या हमारा इन हाउस कोई सॉफ्टवेयर है ईआरपी जो भी है, बट सैप तो नहीं है। तो फिर जैसे हाँ आपने वो बताया था कि पेप्सी कोला है या एंग्रो है वहां पर सैप यूज हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बताया। जी। या कोई एमएनसीज हैं वहां पर सैप यूज हो रहे हैं, वो बट ये कि फिर। पाकिस्तान, आप कराची से हो? नहीं, अब्दुल वासे बात कर रहा हूँ सर। नहीं, वैसे आप कराची से हो? जी मैं कराची से हूँ सर। तो आप कराची में देखोगे बेशतर कंपनी जितनी साइड एरिया करेंगी, फार्मा कंपनीज, टेक्सटाइल, आपका, बस पाक सुजुकी की बात करूं, होंडा की बात करूं, लाहौर में एमजी की बात करूं, जी पाल लिप्टन की बात करूं, शान की बात करूं, नेशनल फूड्स की बात करूं, ईबीएम की बात करूं आपसे मैं, सी कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स की बात करूं, तो ये वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं एंग्रो के जहां पर अब एसएपी ही लगा हुआ है। अब जी ये सर। हालत हो गई है कि इस वक्त एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एसएपी को का एक सब्जेक्ट बना दिया है ताकि लोगों की लर्निंग। सही है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैडम। सर जस्ट मैं ये पूछना चाह रही थी, ये सर मेरा अभी प्रीवियस कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है एसईपी पे। ठीक है, मैंने अभी ऑरेकल पे मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में वर्क किया है, बट इसके अलावा एसएपी पे कभी कोई काम नहीं किया। इस ट्रेनिंग के बाद सर क्या पॉसिबिलिटी है कि मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए? बिकॉज मैं मास्टर्स हूँ, डबल मास्टर्स हूँ, बट फाइनेंस के अंदर ही। लेकिन अभी ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए ले रही हूँ कि मुझे कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये पॉसिबल है ये इसके बाद? अब ये बताओ, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है कहीं? सर बैंकिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है 4 इयर्स का, बट उसके बाद कुछ गैप आ गए और उसके बाद देन मास्टर्स दोबारा की एमफिल इन फाइनेंस में कर रही हूँ लास्ट सेमेस्टर में, और अभी ये ट्रेनिंग चल रही है। मैं यार, मैं आपको बताऊं ना, एसएपी, आप मेरी बात पे भी यकीन नहीं करो, आप किसी और की बात पे भी यकीन नहीं करो। आप गूगल जाओ, गूगल पे एसएपी की जॉब्स मार्केट लिखो खाली, तो आपको गूगल बताएगा कि इस वक्त एसएपी की जॉब मार्केट क्या है।
नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं वो तो सर्च कर चुकी हूँ। मैं जस्ट इतना ये पूछ रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट इस ट्रेनिंग के बाद क्या इतनी वैलिडिटी होती है कि कंपनीज अपॉर्चुनिटी दे दें? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वो इंशाल्लाह आप इतना कैपेबल हो जाएंगे आफ्टर दिस ट्रेनिंग कि आप इस पर्टिकुलर चीज को अचीव कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। सर थोड़ा सा हटके सवाल है सर। ये बताइएगा, ये क्विक बुक्स टैली और पीएचपी ये भी आप ही करवाएंगे? सर ये क्विक बुक्स टैली और पीएचपी आप ही करवाएंगे? वो आगे आपको एडमिन ज्यादा बेहतर बताएगा, मेरा तो नहीं है, एडमिन ज्यादा बेहतर बताएगा। ये सर एडमिन आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ एडमिन ज्यादा बेहतर बताएगा, एडमिन। अच्छी बात है सर। जी जी। तो आपको ओवरऑल एसएपी में अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आप लोगों को 1 आवर डेली डेली 1 घंटा एसएपी को देना पड़ेगा अपने हैंड जोन को प्रॉपर करने के लिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस सर आपके इंटरनेट, आप सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर, कुछ भी नहीं आ रही वॉइस आपकी। एक अभी आवाज आ रही है मेरी? अब आइए सर। मैं ये कह रहा था कि डेली 1 घंटा एसएपी को दीजिएगा, जो जो मैं पढ़ाऊं उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करिएगा। एज एन मैं एडमिन के बिहाफ पे भी बात कर रहा हूं और मैं एज अ टीचर भी बात कर रहा हूं कि हम लोग, वो कोशिश ये होती है कि आप हमें मैसेज करें और उसको हम रिस्पॉन्ड में करते हैं फौरन, ताकि आपका प्रैक्टिस का टाइम भी किल ना हो और उसके साथ साथ आपका स्किल्स भी स्ट्रांग हो जाए। तो आप लोग अ, जैसे ही मैम ऐसे भी स्टार्ट करें, आप लोग को सिस्टम मिले, आप लोगों ने पूछ जाना है और थोड़े से मेरी वीडियो को देख लें, ना समझ आए थोड़ा बहुत गूगल कर लें, आप कुछ ना कुछ तो करके आप पहुंच जाओगे आगे। क्योंकि हम जिस लेवल पे आज बैठे हुए हैं तो हमें सिर्फ 5 चाहिए होता है और बाकी हम R&D करके आगे निकल जाते हैं। ऐसे क्या? हमें सारियत ये नीड नहीं होती कि पूरी हमें कोई पूरी पकड़ा के पढ़ाएगा, बट यहाँ पर मैं तो काफी अरसे से हूँ और आप लोगों को खुद भी आइडिया हो जाएगा कि आईडीपी के अंदर आपको सपोर्ट भी मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इन्फिनिक्स X6528 इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत करनी है, थोड़ा सा संडे वाले दिन अपने अपने आप को जगाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम दिया। और कोई बात अभी है या कोई बात है या कुछ पूछना चाहते हैं मजीद, तो आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। सर एक सर सवाल ये इसकी है कि रिकॉर्डेड होगी ना क्लास? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी क्लास की जो आज जी ली है बॉस, आपने, वो इसकी बिल्कुल आगे मिलेगी। आने वाली क्लासेस? जी थैंक बॉस, वो बिल्कुल मिलेगी। जी जी मिलेगी। सर ये हमारी क्लासेस सिर्फ क्या संडे टू संडे ही हैं जी जी एडवांस? संडे। अच्छा नहीं सर, वो तो मंडे कुछ सैप की क्लासेस तो मंडे वेंसडे और फ्राइडे बता रहे थे, फिर संडे आप हैं शायद। मतलब एक्चुअली क्लियर नहीं है सर ये बात। आप एडमिन से पूछे, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं ना, फ्राइडे फिर मंडे ट्यूसडे और जो भी आप डेट बता जी रहे हो, तो जी। उसमें
कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की क्लास है वो, शायद जो सर निशान ले रहे होते हैं, और एसएपी की जो क्लास है वो संडे की है। ओके सर, मैं कंफर्म कर लूंगा एडमिन्स। थैंक यू। जी जी बिल्कुल कर लीजिएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैडम, कौन? सर महानूर बेग सर, आपने अभी जो बताया था क्लाइंट का और उसके बाद आपने एक पॉइंट और बताया था, वो प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। मैडम मैंने तो क्लाइंट के बहुत से पॉइंट सर बताए वो थे। मेन डेफिनेशन है वो। अच्छा रुकिए, आप क्लाइंट की डेफिनेशन की बात कर रहे हो जी सर। या कंट्रोलिंग एरिया की बात कर रहे हो? सर डेफिनेशन। अच्छा, बेसिकली मैंने बताया था कि क्लाइंट जो है हाईएस्ट लेवल है सिस्टम हायरार्की का। जब भी मैं एसएपी को लॉगिन करने जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे क्लाइंट एंटर करना पड़ेगा, देन यूजर आईडी, देन पासवर्ड। तो क्लाइंट जो होता है वो मेन लेवल है एसएपी के सिस्टम हायरार्की का, जिसके जो 3 टाइप्स के होते हैं, डेफ, क्वालिटी, पीआरडी। डेफ के ऊपर मैं बात करूं तो हम लोग डेफ के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्यूए के ऊपर यूजर जो है टेस्टिंग करते हैं, और पीआरडी के ऊपर हम लाइव सिस्टम रन कर रहे होते हैं। उसके बाद कंपनी कोड की मैंने बात की थी। कंपनी कोड एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज होता है। एक्सटर्नल पर्पस में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, पीएनएल है, बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यूज हो रही होती है। उसके बाद बिजनेस एरिया मैंने बताया था, प्रॉफिट सेंटर, सेगमेंट एंड फंक्शनल एरिया। अब इन चारों में से कोई इशू है तो वो भी बता दें, बाकी 2 तो मैंने आपको बता दिए। नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू भाई। ठीक है, मजीद किसी की कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ लें भाई। जी सर ये जनाब। कितने वीक्स की क्लास है? संडे टू संडे आपकी है? यार मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि यूज की स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करके छोड़ें। अब वो जाहिर सी बात है, कभी 2 महीने भी लग जाते हैं, कभी 4 महीने भी लग जाते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है ना। अगर आपकी क्यूरी है तो उस क्यूरी को आंसर जब तक नहीं होगी तो जब तक मजा नहीं आएगा ना जी चीजों जी। में। ओके, बस सर एक इसकी ऑफिशियल ड्यूरेशन तो होगा ना आपकी क्लास का कोई, हाँ सैप की क्लास का? वो हाँ, 4 महीने होता है यार मैक्सिमम, आई थिंक। ओके। प्लस माइनस कर लेना इसमें यार। देख, हाँ सर, वो तो प्लस माइनस तो होता ही रहता है। ठीक है, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच आप सबका, आपने टाइम दिया भाई। बहुत और शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।